नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आरएस ग्लोबल स्टडीज में। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं डियर फ्रेंड्स, मौर्य साम्राज्य का विस्तार या फिर उसके डिटेल्स। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो इनमें हम चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए फटाफट इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इससे पहले सभी हिस्ट्रिकल वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे जरूर देखें। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं आज हम मौर्य साम्राज्य की। तो देखिए, नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त होती है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखते हैं साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में जो डियर फ्रेंड्स वो अर्थशास्त्र है, जिसके रचनाकार कौटिल्य या चाणक्य हैं। इंडिका है जो कि विदेशी है। ठीक है, इसके रचनाकार मेगास्थनीस हैं। और मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, जैन और बौद्ध ग्रंथ। ठीक है, जिसमें मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसी के साथ देखें अगर पुरातात्विक सूत्र में, तो अशोक का जो अभिलेख है, जूनागढ़ का अभिलेख है, रुद्रदामन अभिलेख है और शेके शिलालेख है, इनसे हमें जो है मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये मौर्य वंश के जानने के कुछ प्रमुख स्रोत थे, जिनको अभी हम डिटेल से जानेंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो चलिए अब आगे बढ़ चलते हैं डिफेंस। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के विस्तार। ठीक है डियर फ्रेंड्स, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित कर देखिए एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, अगर इसकी साम्राज्य की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक यानी कर्नाटक, पूर्व में बंगाल से लेकर उत्तर में हिंदकुश पर्वत जो वर्तमान समय अफगानिस्तान, पश्चिम में अरब सागर तक देखिए साम्राज्य फैला हुआ था। ठीक है, तो ये जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं, ये सब कुछ जो है ये मौर्य साम्राज्य है। क्या है? मौर्य साम्राज्य। ये बहुत बड़ा साम्राज्य। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो ठीक है, ये मौर्य साम्राज्य का विस्तार था। हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के शासक। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से शासक हुए हैं, तो ये मौर्य वंश के शासक जो है निम्नलिखित है। ठीक है, सबसे पहले देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, सेकेंड बिंदुसार, सम्राट अशोक, दशरथ मौर्य, संप्रति, शालीशुक, देववर्मन, सद्धनवन और विद्रहत। याद रखिएगा डिफरेंस। तो ये 10 जो है मौर्य वंश के शासक हैं, परंतु इसमें से सबसे जो वेरी इंपॉर्टेंट शासक है, जहाँ से परीक्षा में एग्जाम पूछे जाते हैं, वो 3 है। सबसे पहले वो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक। बाकी आपको नहीं पढ़ना है, परंतु लास्ट वाला याद रखना, कभी कभी लास्ट वाला आपसे पूछ भी लेता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। तो चलिए इस टॉपिक की और हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के प्रथम शासक एवं संस्थापक थे। 322 ईसा पूर्व में देखिए नंद वंश के शासक धनानंद को चाणक्य की सहायता से पराजित कर मगध के राजा बने तथा चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री क्या नाम था? तो चाणक्य, इसको याद रखिए। ठीक है डिफरेंस। धनानंद को हराने के बाद देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने उनकी पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया था। ठीक है, किससे विवाह किया था? दुर्धरा से। चाणक्य को देखिए कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी कहते हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है। ठीक है, इसका याद रखिएगा। इसके बाद यूनानी लेखकों के द्वारा चंद्रगुप्त को दिए गए नाम। ठीक है, तो ध्यान रखिए यूनानी जो लेखक थे उन्होंने, जैसे प्लूटार्क है और जस्टिन है, इन दोनों ने देखिए चंद्रगुप्त को अपने नाम दिए थे। तो प्लूटार्क जो है चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स कहता है और जबकि जस्टिन सेंड्रोकोट्स कहता है। ठीक है, ये कब पुष्टि होती है इस बात की? तो 1793 में सर विलियमसन्स जो है प्रथम ने यह बताया, सर्वप्रथम बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के नाम है। किसके नाम है? जैसे एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स किसके नाम है? तो चंद्रगुप्त के नाम है। इसको याद रखिएगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है, कब बताया था? तो 1793 में। ठीक है, इन्होंने अपने बुक्स में, यहाँ विदेशी बुकों में जो चंद्रगुप्त को नाम लिख करके एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स लिखा था, इसलिए यहाँ पर चंद्रगुप्त जो अन्य नाम आता है वो एंड्रोकोट्स और सेंड्रोकोट्स आता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है डिफरेंस। सन 1793 विलियम जोन्स ने यह बताया कि चंद्रगुप्त के नाम है। ठीक है, मैंने दोबारा रिवाइज कर दिया है आपको, ताकि आप डिटेल्स इसको समझ सके। ओके डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स। देखिए 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर, देखिए सेल्यूकस निकेटर वही है जो महान सिकंदर अलेक्जेंडर का देखिए सेनापति था। ठीक है, उसके अलेक्जेंडर तो बीच में मर गया था। बाद में देखिए मगध पर सेल्यूकस निकेटर ने देखिए मगध पर पुनः आक्रमण कर दिया, परंतु अब सोचा उसने कि यहाँ पर जो है धनानंद का शासन होगा, परंतु अब जो है यहाँ पर मौर्य की स्थापना हो चुकी थी, तो पुनः इसने आक्रमण किया। परंतु उत्तर में देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे देखिए पराजित कर दिया और उसकी पुत्री कार्नेलिया, जिसे हेनेला कहते हैं, इससे देखिए यहाँ पर ये विवाह कर लेता है। ठीक है, युद्ध के शर्तों के अनुसार सेल्यूकस निकेटर ने देखिए 4 प्रांत काबुल, कांधार, हेरात और मकरान जो है चंद्रगुप्त को भी दे दिए थे। ठीक है, ये वर्तमान में उत्तर भारत का पूरा था जाता है, जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान का
पूरा क्षेत्र आता है इसमें, काबुल, कांधार, हेरात और मकरान में, ठीक है। तो कौन दे दिया था? तो सेल्यूकस निकेटर ने देखिए चंद्रगुप्त को ये भेंट में दे दिया था। इसके बाद कुछ और जानकारी आती है, जिससे प्लूटार्क क्या कहता है, जो यूनानी लेखक है उसके अनुसार देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने भी देखिए 500 हाथी सेल्यूकस जो है निकेटर को भेंट के रूप में दिए थे, ठीक है। किनके अनुसार दिया था? तो प्लूटार्क के अनुसार। ओके डियर फ्रेंड्स, सेल्यूकस निकेटर ने अपना राजदूत मेगास्थनीस चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, जिसने इंडिका नामक देखिए यहाँ पर पुस्तक की रचना की, जिससे हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी जो मिलती है। बहुत महत्वपूर्ण बुक है डियर फ्रेंड्स। गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर के चंद्रगुप्त मौर्य ने देखिए जैन धर्म को अपना लिया और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला पर्वत पर देखिए 298 ईसा पूर्व संलेखना विधि द्वारा जो है प्राण त्याग दिए और केवल्य को प्राप्त हुआ। देखिए संलेखना विधि क्या डियर फ्रेंड्स? ये देखिए जैन धर्म में एक केवल्य प्राप्त करने का एक साधन है, एक विधि है। इसमें क्या होता है कि अपने अंतिम समय में यहाँ पर देखिएगा वो व्यक्ति अपने भोजन को छोड़ देता है, अपने देह का त्याग करता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? संलेखना विधि। और मृत्यु के बाद उसे केवल्य को प्राप्ति होती है, ऐसा जैन धर्म मानता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो केवल्य कौन प्राप्त किया था? चंद्रगुप्त गुप्त ने, ठीक है, याद रखिएगा इसे। ओके डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट कड़ी को देख लेते हैं। अब बात करते हैं उसके पुत्र, जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई या उसने केवल्य प्राप्त किया, तो उसके पुत्र बिंदुसार देखिए मगध की राजगद्दी पर बैठेंगे, ठीक है। तो अब बात करेंगे बिंदुसार की। तो बिंदुसार चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बना। इसकी माता का नाम दुर्धरा था, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। इसे अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक या फिर दुश्मन का अंत करने वाला। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या फिर वारिसार कहा गया है। देखिए इसकी उपनाम है, यहाँ पर पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। और जैन धर्म में बिंदुसार को देखिए यहाँ पर सिंह सेन कहा गया है, ठीक है। ये अलग अलग मान्यताएं हैं अपनी। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का देखिए अनुयायी था। यहाँ पर किसी के धर्म का नाम तो नहीं, पर आजीवक संप्रदाय है इसका, देखिए यहाँ पर अनुयायी था, ठीक है। स्ट्रोबो जो एक यूनानी इतिहासकार है, इसके अनुसार देखिए सीरिया के शासक एंटीयोकस ने देखिए बिंदुसार के दरबार में डायमेक्स नामक राजदूत भेजा था, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा चुका है डियर फ्रेंड्स, डायमेक्स नामक राजदूत भेजा था। जबकि जो मेगास्थनीस है, जिसने इंडिका की रचना की है, यह इसी का उत्तराधिकारी बना, किसका? डायमेक्स नामक का, ठीक है, उसी का उत्तराधिकारी बना था। मोस्ट इंपोर्टेंट बात डियर फ्रेंड्स, तो आजीविक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मखली पुत्र कौशल ने की थी। बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, एग्जाम में से पूछा भी जा चुका है, मखली पुत्र कौशल ने। ओके डियर फ्रेंड्स, तो डियर फ्रेंड्स एथिनियस यूनानी लेखक है। इसके अनुसार बिंदुसार ने देखिए सीरिया के शासक एंटीयोकस के प्रथम से देखिए 3 वस्तुओं की मांग की थी, शराब, मीठी अंजीर और दार्शनिक की। तो सीरियाई सम्राट प्रथम ने देखिए प्रथम 2 वस्तुएं तो भिजवा दी थी, प्रस्तुत तीसरे के संदर्भ में कहा कि दार्शनिकों का क्रय विक्रय जो है हमारे यहाँ नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो याद रखिएगा इसने किसने 3 वस्तु की मांग की थी? तो वह बिंदुसार ने। किससे? तो सीरिया के शासक से। ओके, ये भी महत्वपूर्ण है। बिंदुसार के समय ही देखिए तक्षशिला जो उत्तर भारत है, तक्षशिला में विद्रोह हो गया था। उस समय तक्षशिला का जो राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था, इसको याद रखिएगा, वहां के विद्रोह दबाने में असल रहा। तब बिंदुसार ने देखिए अपने छोटे पुत्र अशोक को जो है, जो उस समय अवंती का राज्यपाल था, उसे वहां पर भेजा और वह इतनी क्रूरता से जो है विद्रोह को दबाने में पूरी तरीके से वो सफल रहा, ठीक है, याद रखिएगा इसे, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे बिंदुसार के मृत्यु के बाद देखिए सम्राट अशोक जो है, यहाँ पर अब मैं अशोक की जो है सम्राट हो जाएंगे वो, तो जो है अशोक वो है मगध के सिंहासन पर बैठेंगे, जो मगध वंश के सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में उभरेंगे, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो अब हम इनको डिटेल से जान लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं सम्राट अशोक की। तो डियर फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं सम्राट अशोक की। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी महान अशोक हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसकी माता का नाम सुभद्रांगी था, इसे याद रखिएगा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। इनकी डिटेल की बात करें तो इनका जन्म 304 ईसा पूर्व में, स्थान मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, पिता बिंदुसार, माता सुभद्रांगी। और बौद्ध ग्रंथ में देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा इसे, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार देखिए जो सम्राट अशोक थे, वो अपने 99 भाई की हत्या करने के बाद देखिए अपना राज्याभिषेक करवाया था, यानी कि राजा बने थे, ऐसा बौद्ध ग्रंथ कहता है, ठीक है। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर भी आक्रमण कर दिया था और उसे जीत लिया था। परंतु कलिंग में हुए भीषण नरसंहार को देख करके अशोक का हृदय देखिए यहाँ पर परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। पूरी तरीके से अशोक का हृदय जो है
मनोपरिवर्तन हो जाता है, बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है, इतना भीषण नरसंहार हुआ था वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद अगर देखा डियर फ्रेंड्स, तो अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था और उसके जो है आध्यात्मिक गुरु बौद्ध भिक्षु उपगुप्त थे। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि अशोक के बौद्ध गुरु कौन थे, तो उपगुप्त थे, याद रखिएगा। अशोक किस धर्म का अनुयायी था, बौद्ध का। उसके पिता आजीविक संप्रदाय, और जबकि उसके दादा यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य वह जैन धर्म के थे, ठीक है। तीनों ने अपने अलग अलग धर्म को चुना है यहाँ पर, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं अशोक का जो बौद्ध धर्म था उसका व्यक्तिगत धर्म था। उसने कभी भी बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया था, ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था, उसने कभी ये नहीं कहा कि हमारी प्रजा जो है बौद्ध धर्म को माने, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को देखिए श्रीलंका भेजा था, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए, ठीक है, आजीवक संप्रदाय वही है जिसके बिंदुसार अनुयायी थे, ठीक है। तो आजीवक संप्रदाय के लिए देखिए उन्होंने बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, जिसका नाम कर्ज, चौपड़, सुदामा और विश्व की झोपड़ी थी, ठीक है डियर फ्रेंड्स, को याद रखिएगा। 4 गुफाओं का निर्माण कराया था, किसके लिए, आजीवक संप्रदाय के लिए। इसके बाद अगर हम देखें तो बौद्ध परंपरा और उनकी लिपि के अनुसार सम्राट अशोक ने यहाँ पर देखिए 84,000 स्तूपों का भी निर्माण कराया था, ठीक है, इसलिए अपने आप में ये महान कहे जाते हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। अब हम बात करें, सम्राट अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेशों को अभिलेखों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया, और अभिलेख की जो भाषा रही थी वहां पर वो प्राकृतिक थी, कैसी थी, प्राकृतिक थी, जो 4 लिपियों में लिखा गया था, ठीक है डियर फ्रेंड्स। 4 लिपियां कौन सी थी, तो पहला ब्राह्मी, यह लिपि देखिए भारत से मिले हैं। दूसरा है खारोष्टी, यह पाकिस्तान से मिले हैं। अरमाइक लिपि यह अफगानिस्तान से मिले हैं, और ग्रीक लिपि यह अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा से हमें देखिए प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो चारों लिपि याद रखिएगा, ब्रह्मी, खरोष्टी, अरमाइक और ग्रीक, ठीक है। अगर खरोष्टी लिपि देखिए डियर फ्रेंड्स, वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा अगर पूछ ले एग्जाम में, तो दाएं से बाएं खरोष्टी लिपि, ओके डियर फ्रेंड्स। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने की पहली सफलता, पहली बार इनके जो अभिलेख है उनको कौन पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़े थे 1837 में, इसको याद रखिएगा, ये प्रश्न आपसे बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट कड़ी की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो अशोक के अभिलेखों को देखिए हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो पहला है शिलालेख, दूसरा है स्तंभलेख, तीसरा है गुहालेख, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है शिलालेख, ठीक है। क्या महत्वपूर्ण है, शिलालेख, इससे से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं शिलालेखों से, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो अशोक ने अधिकांश अपने अभिलेखों में अपना नाम देव नाम प्रियदर्शी, जिसका अर्थ होता है देवताओं का पसंद, ठीक है, राजा, वो लिखवाया है, ठीक है, याद रखिए क्या नाम लिखवाया है, देव नाम प्रियदर्शी। इसके बाद मध्य प्रदेश के गुर्जरा, कर्नाटक के मस्की, नेतूर, उडलेगोलम के लेखों में देखिए अशोक का नाम अशोक मिलता है। देखिए इसका कहने के क्या अर्थ है कि जो आप गुर्जरा, मस्की, नेतूर ये जो देख रहे हैं यहाँ पर जो अशोक जो अभिलेख मिले हैं, इन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है, बाकी जितने भी जो है अभिलेख हैं या शिलालेख है उनमें अशोक का नाम अशोक नहीं मिलता है, बल्कि क्या मिलता है, देव नाम प्रियदर्शी मिलता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ओके डियर फ्रेंड्स। इसके साथ ही राजस्थान के भब्रू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है, कहाँ का सम्राट, मगध का सम्राट बताया है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। हम बात करते हैं अशोक की धर्म यात्रा की। तो अशोक एक उपासक के रूप में राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया था, ठीक है, कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया था, क्योंकि 8 वर्ष बाद ही उसने कलिंग पर आक्रमण कर दिया था, तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की, ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और वहां जाने के बाद देखिए भू राजस्व कर यानी कि टैक्स में देखिए 1/8 है जो यहाँ पर कर दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने इसे शामिल किया, तो आप इसे याद रखिएगा डियर फ्रेंड्स, ओके। हम आगे बढ़ चलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं अशोक के शिलालेखों की, ठीक है। तो इसके टोटल 14 शिलालेख हैं, इनमें से वेरी इंपॉर्टेंट कोट है, मैं आपको बता देता हूँ, पहले हम बारी बारी से सभी को जान लेते हैं। तो प्रथम अभिलेख में क्या लिखा गया है, इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है और पशु बलि की निंदा की गई है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। द्वितीय शिलालेख, इनमें मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा यानी कि इलाज हेतु व्यवस्था का उल्लेख देखिए यहाँ पर किया गया है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तृतीय शिलालेख, तीसरा शिलालेख में क्या लिखा है, राजकीय अधिकारी जो हैं या पदाधिकारी हैं उनको आदेश दिए गए हैं कि प्रति 5 वर्ष के बाद, 5 साल के बाद देखिए वो धर्म के प्रचार के दौरे पर जाएंगे, ठीक है, ऐसा यहाँ पर लिखा गया तीसरे वाले में। चौथा अभिलेख क्या है डियर फ्रेंड्स, इसमें भेरी घोष यानी युद्ध नीति को छोड़ करके धम्म घोष नीति का देखिए चर्चा की गई है, धर्म को अपनाने की बात कही गई, ठीक है। इसमें
चौथे अभिलेख में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। डिस्कशन 5वां अभिलेख में इसमें जो धर्म महामात्रों की नियुक्ति है, ठीक है, एक अधिकारी होते हैं, वो धर्म और नैतिकता के प्रचार के लिए देखिए यहाँ पर आदेश का वर्णन किया गया, इनके बारे में वहाँ पर बताया गया है। 6वें में अशोक ने कहा कि मेरे अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं। 21 अभिलेख में है, तो 6वें अभिलेख में है, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है डियर फ्रेंड्स। 7वां क्या है, इनमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही, यह सबसे बड़ा अभिलेख है इसमें, यानी कि सब धर्मों को मिलकर आपस में रहना चाहिए, ठीक है डियर फ्रेंड्स। 7वां अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं, अगर आप पूछा जाए आपसे तो रानी का अभिलेख भी कहते हैं, याद रखिएगा इसे, ठीक है, रानी का अभिलेख, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। अब हम बात कर लेते हैं आगे। तो डियर फ्रेंड्स 8वें की बात करें तो इसमें अशोक ने धम्म यात्रा की, ठीक है, धर्म की जो यात्रा उन्होंने की थी, ठीक है, 20वें वर्ष बाद या 10वें वर्ष बाद, उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। उसके 8वें वर्ष के बाद देखिए यहाँ पर ये प्रारंभ होती है, ठीक है, 8वें वर्ष प्रारंभ होते हैं। कालिंग युद्ध के बाद देखिए वो बौद्ध धर्म को अपनाता है, उसके बाद जो है धम्म की यात्रा करता है। 10वें वर्ष में बोध गया, 20वें वर्ष में जो है लुम्बिनी की यात्रा करता है। तो उसी के विषय में यहाँ पर इसमें जो है चर्चित है, किस अभिलेख में, तो 8वें अभिलेख में, इसको याद रखिएगा डियर फ्रेंड्स। 9वां अभिलेख क्या है इसका, तो इसमें दास एवं सेवकों के प्रति, जो नौकर और जो मालिक होते हैं उसके प्रति देखिए शिष्टाचार का जो है अनुपालन के बारे में लिखा गया है। जानवर के प्रति उदारता और ब्राह्मण और श्रमण जो मजदूर होते हैं उनके प्रति उचित बर्ताव करने का भी आदेश देखिए यहाँ पर दिया गया है, यानी कि शिष्टाचार और सभी का आदर करने की बात कही गई है 9वें अभिलेख में, याद रखिएगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है। 10वें की बात करें तो इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा व उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित के बारे में ही सोचेंगे, ठीक है। 11वें की बात करें डियर फ्रेंड्स, इसमें धर्म के नियमों, यानी धर्म जो है धर्म की नियम है, जो बौद्ध धर्म का नियम है, धर्म का नियम है, इसके बारे में व्याख्या की गई है और विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले दान की भी देखिए इसमें चर्चा की गई है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। 12वें अभिलेख में देखें, इसमें स्त्रियों की स्थिति के सुधार के लिए देखिए स्त्री महामात्र की भी एक जो अधिकारी होते हैं इसकी यहाँ पर चर्चा की गई है, उसके देखरेख, ठीक है, इसकी नियुक्ति के बारे में की गई है, इसको याद रखिएगा। 13वें अभिलेख जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसी में देखिएगा कि कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है अशोक के, ठीक है, यानी यहीं पर 13वें अभिलेख है जिसमें बताया गया है कि जो है सम्राट अशोक ने कलिंग पर जो है आक्रमण किया था और उसके बाद उसकी हृदय भी देखिए यहाँ पर परिवर्तन हो जाता है। तो इसी भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स। हम बात करते हैं मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट की, ठीक है डियर फ्रेंड्स, परंतु एक लेख अब बचा हुआ है, उसे भी देख लेते हैं। तो जो 14वां अभिलेख है इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के बारे में प्रेरित जो है किया है कि आप हमेशा व्यक्ति को धार्मिक जीवन ही बिताना चाहिए, समन्वय से रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके बारे में जान लेते हैं डियर फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपका आता है 7वां अभिलेख, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद, ठीक है डियर फ्रेंड्स, इसके बाद जो 4वां अभिलेख है इसको याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि प्रथम और द्वितीय, ठीक है, प्रथम द्वितीय चतुर्थ और सप्तम अभिलेख देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाली पार्ट में। इसके बाद अगर नेक्स्ट की देखें हम डियर फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर आपका आता है सबसे पहले 3रा अभिलेख, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसके बाद अष्टम भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है, जो कि ज़्यादातर परीक्षा में इनसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो डियर फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं मौर्यकालीन प्रमुख अध्यक्ष, ठीक है, यहाँ पर शुल्का अध्यक्ष है जो व्यापार से प्राप्त कर यानी टैक्स या चुंगी एकत्रित करना इसका काम होता था। नेक्स्ट है पौतवा अध्यक्ष है जो मापतौल के बारे में नियंत्रित करता था उसको, ठीक है। सूत्रा अध्यक्ष है जो वस्त्र मंत्री या उद्योग मंत्री था कपड़े के बारे में, ठीक है। सूना अध्यक्ष है जो बूचड़ खाने या चर्म उद्योग का अध्यक्ष था, इसको याद रखिएगा। लक्ष्मणा अध्यक्ष है यहाँ टकसाल यानी सिक्कों का अध्यक्ष जो जिसे कहते हैं, ठीक है। अश्वाध्यक्ष जो घोड़ों की देखरेख करने वाला होता है उसे अश्वाध्यक्ष कहते थे। हत्स्याध्यक्ष जो हाथियों की देखरेख करने वाला है उसे कहते हैं। अकारा अध्यक्ष जो खाद्य मंत्री है खान पान के लिए उसे खाद्य मंत्री। सीताक्ष जो कृषि विभाग के मंत्रियों को सीताक्ष कहा जाता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। तो ये बारी बारी से अध्यक्ष थे, ठीक है, इनको आप याद रखिएगा, परीक्षा में इनसे भी प्रश्न बनते हैं। डियर फ्रेंड्स अब बात करते हैं मौर्यकालीन प्रांत एवं राजधानी की, ठीक है। तो कितना बड़ा साम्राज्य था, कैसे बटा गया था, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए देखिए प्रांतों को 4 भागों में बांट दिया था जिसे चक्र कहा जाता था, याद रखिएगा। परंतु बाद में सम्राट अशोक ने जो है यहाँ पर 5 प्रांत कर दिए हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले प्राची जो पूर्वी प्रांत आता है, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, ठीक है। सेकेंड है उत्तरापथ, वर्तमान में अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्र, इसकी राजधानी तक्षशिला थी, ठीक, याद रखिएगा। दक्षिणापथ है यहाँ पर, तो ये सुवर्णगिरी थी, ठीक है, वर्तमान कर्नाटक मैसूर तमिलनाडु। अवंती राष्ट्र यानी उज्जैनी, वर्तमान मध्य प्रदेश। कलिंग यानी तौसली, ठीक है, ये दक्षिण भारत का बीचवा क्षेत्र है, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ठीक है।
जो इसके बाद देखिएगा जो प्रांत के जो चक्र होते थे, जिन्हें हम पहले बताया कि जो 5 भागों में बांटा गया है राज्य को, तो चक्र कहा जाता था। इन चक्र का प्रशासन राजवंशीय कुमार जो राजा के पुत्र होते थे, जिन्हें आर्यपुत्र भी कहते थे, इसके नाम का जो अधिकारी होता था, इसका जो है इसका पालन होता था, वहाँ पर शासित ये होता था। इसको याद रखिए, ठीक है, पदाधिकारियों द्वारा होता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये 5 राष्ट्र भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स। इसके बाद बात करें मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था की बात करें तो यूनानी लेखक के अनुसार या इतिहासकार के अनुसार देखिए चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 अश्वरोही, 9,000 गज सेना और 8,000 रथ सेना थी, ठीक है, ऐसा यूनानी लेखक कहते हैं। और इन अधिकारियों में जो सबसे बड़े अधिकारी होते थे उनको कहा जाता था महामात्र, ठीक है डियर फ्रेंड्स। इसके बाद कौटिल्य के अनुसार राजा के परिस्थिति अनुसार 3 युद्ध करने चाहिए, ठीक है। कौटिल्य क्या कहता है कि राजा को परिस्थिति के अनुसार 3 युद्ध करनी चाहिए, ठीक है। पहला है प्रकाश युद्ध जो आमने सामने लड़ा जाता है, दूसरा है कूटी युद्ध जो चालाकी और चालबाजी से लड़ा जाता है, तीसरा है तृष्णि युद्ध जो अप्रत्यक्ष या सतराज शत्रु में गृह युद्ध करवा करके आपसी में लड़वा करके, ठीक है। तो धनानंद के बारे में जो युद्ध आता है, ठीक है, चंद्रगुप्त और धनानंद के बारे में, यहाँ पर तृष्णि युद्ध हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा तृष्णि, ठीक है। इसी युद्ध से जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को पराजित किया था, आपसी में जो है गृह युद्ध करवा के बाद में आक्रमण कर दिया था। ओके डियर फ्रेंड्स, तो ये भी आप याद रखिएगा। ओके, अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था की। तो देखिए चाणक्य के अर्थशास्त्र में तो 4 वर्ण का उल्लेख पहले से है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ठीक है। तो ये तो 4 तो पहले ही है, परंतु मेगास्थनी जिसने इंडिका नामक लिखी है उसके अनुसार देखिए भारत में देखिए 7 वर्ग को बांट दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा गया है। उसके अनुसार भारत में 7 जाति व्यवस्था थी। वो कौन कौन सी? तो पहला दार्शनिक, ठीक है, जिसमें पुजारी वगैरह आते हैं, कृषक, किसान, पशुपालक जो पशु को पाल करने वाले हैं, व्यापार शिल्पी वैसे या फिर कारीगर के बारे में, सैनिक, ठीक है, इसके बाद निरीक्षक, इसके बाद सभा या मंत्री, ठीक है, सभासद या मंत्री, ठीक है। तो जो इंडिका जो लिखा है मेगास्थनीज ने, उसने भारत में रह करके ठीक से भारत के समाज को जान ना सका, उसको लगा कि भारत में 7 प्रकार की जाति व्यवस्था है, तो वो 7 ही प्रकार की जो है 7 प्रकार की जाति व्यवस्था का अपने किताब में इंडिका में जो है वर्णन करता है, जिसमें दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, व्यापार शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक और सभासद या मंत्री में आते हैं। परंतु जो भारतीय पुराने ग्रंथ हैं उसमें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही आते हैं, तो उसको शायद भ्रम हुआ होगा। परंतु यह प्रश्न में पूछा जाता है मेगास्थनीज के अनुसार भारत में कितनी जातियां थी, तो यहाँ पर 7 आएगी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं मौर्यकालीन अन्य तथ्यों की। तो अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते थे, जज होते थे, उन्हें रजूक कहा जाता था, ठीक है। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था, इसको याद रखिएगा। मौर्य काल में द्रोण जो कि एक मापने की इकाई है, अनाज नापने की इकाई है, देखिए यहाँ पर द्रोण का प्रयोग होता था, ठीक है डिफरेंस। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक को देखिए यहाँ पर आपकी सहायता ली थी इनसे, और धनानंद को पराजित किया था। सम्राट अशोक ने देखिए मध्य प्रदेश में जो भारत का सबसे बड़ा स्तूप है, इसका भी देखिए यहाँ पर निर्माण कराया था डियर फ्रेंड्स। तो आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में डियर फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्कार।